दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। आज का हमारा टारगेट है 150 लाइक का। मैं जानता हूं आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हो क्योंकि आप हो सुपर अमेजिंग। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जंग ही की गोलीबारी ने पूरे ग्रेट स्नो माउंटेन को ढक लिया था। गोलियों की मूसलाधार बारिश ने पूरे पहाड़ को समतल कर दिया। हुश! एक परछाई घबराकर ग्रेट स्नो माउंटेन से नीचे भागी। यिक्षा अब लड़ाई वाला सूट पहन चुका था, लेकिन उसका सूट जगह जगह से फटा हुआ था और खून उसके पैरों से बह रहा था। उसने दांत भींच लिए और उसकी आंखों में हैरानी भरी थी। एक ब्लैक चैरियट लेवल का एलियन होते हुए उसकी एबिलिटी इंडेक्स 22,000 थी। पूरे भारता में वो टॉप फाइटर्स में से एक था, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद हुआशू कंट्री के एलियन ने उसे बुरी तरह से हरा दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह कोई सीधा हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसा हमला था जो पूरे ग्रेट स्नो माउंटेन को कवर कर रहा था। इतना फैलाव होने पर भी यह हमला उसकी साउंड बैरियर को तोड़ गया और उसके शरीर तक पहुंच गया। यह आदमी है कौन? यिक्षा ने चिल्लाकर पूछा। उसके कॉम्बैट सूट में लगे इंटेलिजेंट सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, जो ताकत और क्षमता इस व्यक्ति ने दिखाई है उसके हिसाब से हुआशू कंट्री में ऐसा केवल एक एलियन है, कोड नेम कैओस। अनुमानित एबिलिटी इंडेक्स 28,000 से ऊपर। यह सुनते ही यिक्षा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी पुतलियां चावल के दानों जितनी छोटी हो गईं। 28,000? यह कैसे हो सकता है? हुआशू कंट्री तो अभी अभी युद्ध से गुजरा है और उसके सारे टॉप एलियंस घायल थे, लेकिन जंग यी में तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो घायल है। सिस्टम सिर्फ मौजूदा जानकारी के आधार पर अनुमान लगा सकता था, और जंग यी अपने आप में एक अपवाद था। जंग यी ऊपर आसमान से नीचे देख रहा था और उसने भागते हुए यिक्षा को पकड़ लिया। उसने फिर से बिना रुके ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बौछार ऐसे हो रही थी जैसे बारिश। यिक्षा इतनी तेजी से भाग रहा था कि आम आंखें उसे देख नहीं पा रही थीं, लेकिन जंग यी को यह जानने की जरूरत नहीं थी कि वो कहां है। जब पूरा इलाका ही हमले की जद में हो तो एक हल्का सा भी स्पर्श यिक्षा को बुरी तरह घायल कर सकता था। ताकत का इतना ज्यादा फर्क था कि जंग यी को कुछ चिंता नहीं थी, लेकिन यिक्षा बुरी हालत में था। वो सिर्फ भाग रहा था, लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। 22,000 बनाम 28,000। जब तक तुम्हारे पास पूरी जानकारी, सही समय और जगह का फायदा ना हो, तब तक ऐसी लड़ाई मुमकिन नहीं होती, और ये तो अचानक की भिड़ंत थी। जंग यी की गोलियों की बौछार फिर से फैली और यिक्षा ने बुरी तरह से अपने ट्यूनिंग फॉर्क बजाने शुरू कर दी। म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन से वो खतरनाक साउंड वेव बना सकता था। अभी वो सिर्फ जंग यी के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कोशिश ज्यादा असरदार नहीं थी। जल्दी ही उसकी साउंड वेव्स जंग यी की गोलियों में घुलकर खत्म हो गईं। जंग यी ने भी सोच लिया, इसकी शक्ति आवाज से चलती है तो रोशनी कोई समस्या नहीं है। उसका टैक्टिकल मास्क काला से पारदर्शी हो गया। उसने ऊपर से नीचे देखा, फिर अपनी बाईं डिवाइन रिफाइनिंग नीचे रख दी और दाईं हाथ वाली डिवाइन रिफाइनिंग से नीचे निशाना लगाया। वॉइड की ताकत उसके हाथ में इकट्ठा होने लगी और डिवाइन रिफाइनिंग की गोली भंडारण जगह में जा समाई। यह ताकत बहुत ज्यादा थी, इतनी कि पहले उसके हथियार इसकी ताकत संभाल नहीं पाते थे, लेकिन डिवाइन रिफाइनिंग की वजह से अब वो पूरी शक्ति से हमला कर सकता था। नीचे यिक्षा जो भाग रहा था, उसकी हालत और खराब हो गई। उसने पूरे स्नो माउंटेन को तोड़कर जमीन के नीचे भागने की कोशिश की। जंग यी ने उसके लगभग स्थान को लॉक किया और बिना भाव के ट्रिगर दबा दिया। बूम! एक काली रोशनी बंदूक की नली से निकली, जैसे कोई काला अजगर धरती पर टूट पड़ा हो। ग्रेट स्नो माउंटेन पल भर में फट गया और उसके आसपास कई मील तक जमीन फटने लगी। हर चीज जो उस रोशनी की सीमा में आई धूल बन गई। यिक्षा का शरीर पूरी तरह उजागर हो गया, जैसे कचरा फेंक दिया गया हो। उसके सारे सुरक्षा कवच खत्म हो गए। वो नंगा, लहूलुहान और बुरी हालत में था। उसका मुंह खून से भरा था। वो विस्फोट के केंद्र से कई किलोमीटर दूर था, फिर भी उस एक हमले के असर से बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी आंखें जंग यी की तरफ टिकी थीं और उनमें अविश्वास भरा था। दूसरी तरफ महारागा अभी भी लियांगयू से लड़ रहा था। उसकी ताकत थी एक विशाल नाग दानव में बदलना,
जो धरती और ज्वालामुखी को नियंत्रित कर सकता था, धरती को तोड़ सकता था, हिला सकता था और जमीन के अंदर की आग को बाहर निकालकर हमला कर सकता था। रीइंफोर्समेंट सिस्टम वाले लियांगयू के लिए यह एक मुश्किल दुश्मन था, क्योंकि जमीन छोड़ने पर उस सिस्टम के एलियंस की ताकत घट जाती है। जब महारागा को यिक्षा से मदद का सिग्नल मिला तो उसका दिल घबरा गया। यिक्षा उससे ज्यादा ताकतवर था। अगर वो मदद मांग रहा है तो स्थिति सच में गंभीर थी। लेकिन महारागा के पास एक खास ताकत थी, अर्थ वॉकिंग। वो धरती के अंदर मछली जैसा तैर सकता था, जिससे ताकतवर से ताकतवर एलियन भी उसका पीछा नहीं कर सकते थे। उन दोनों के बीच पहले से समझौता था। अगर दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर निकला तो महारागा यिक्षा को ले जाएगा। महारागा का विशाल शरीर धरती के अंदर मचलने लगा और वह यिक्षा की तरफ जाने लगा। लियांगयू ने जमीन की हरकत महसूस की। उसकी आंखों में ठंडापन आ गया और वो चाकू लेकर पीछा करने लगा। ज़ांग यी ने देखा कि यिक्षा अब बहुत ज्यादा घायल था। उसने एक पल भी नहीं गंवाया। बंदूक की नली से काली रोशनी फिर से निकली और गोलियों की बौछार यिक्षा पर गिर पड़ी। उसी समय यिक्षा के नीचे की जमीन में जोर की आवाज हुई, बूम। नीचे की जमीन फट गई और यिक्षा नीचे की तरफ गिर गया। वहां एक विशाल काला गड्ढा बन गया था। यिक्षा एक अंधेरे, न खत्म होने वाले गड्ढे में गिर गया। आखिरी पल में ज़ांग यी के हमले से बचना महारागा की ताकत की वजह से ही मुमकिन हो पाया। धड़ाम! काले सितारों ने जमीन को पूरी तरह ढक लिया, उसे टुकड़ों में बांट दिया और धरती को निगल गए। मगर ये सारी ताकत जमीन ने सोख ली। अब तक यिक्षा धरती की गहराइयों में पहुंच चुका था और बस हमले की बाकी ऊर्जा ही उसके शरीर को कांपाने के लिए काफी थी। महारागा की विशाल देह धरती के नीचे से गुजरी और जल्द ही उसने यिक्षा को पकड़ लिया। खांसी, खांसी, खांसी। यिक्षा खून थूक रहा था। इस बार वो ज़ांग यी के सीधे हमले का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि ज़ांग यी ने लंबी दूरी से बड़े इलाके को घेरने वाला हमला किया था और सिर्फ उस हमले की बची कुची लहरों ने ही उसे बुरी तरह घायल कर दिया। यिक्षा, तू इस हालत में कैसे पहुंच गया? महारागा ने पूछा, जबकि वो और गहराई में जाता जा रहा था। हालांकि उसे पूरी बात समझ नहीं आई थी, पर वो जानता था कि जितनी जल्दी हो सके भागना ही सबसे अच्छा रास्ता है। वो ह्वाशु देश का सबसे ताकतवर योद्धा है। उसकी ताकत हम दोनों से कहीं ज्यादा है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कमबख्त, उन्होंने हमें झूठी जानकारी दी थी। ह्वाशु देश में अब भी ताकतवर लड़ाके जिंदा और पूरी तरह ठीक हैं। चलो निकलते हैं। गड़गड़ाहट। महारागा ने अब हालात की गंभीरता को समझ लिया था और बिना वक्त गंवाए धरती के और भीतर की ओर तैरने लगा। इस बीच ज़ांग यी आसमान में मंडरा रहा था, नीचे उस गहरे गड्ढे को देखता हुआ। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। स्विश! लियांगयू वहां पहुंची और सामने का दृश्य देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। अर्थ वॉकिंग टेक्निक, ये भाग नहीं सकते। मैंने कहा है कि ये मरेंगे तो ये मरेंगे ही, ज़ांग यी ने ठंडी आवाज में कहा। उसने 10,000 थिंग्स को खोला और लियांगयू को साथ लेकर जमीन के नीचे उड़ चला। लेकिन धरती के नीचे पहुंचते ही वो भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया। महारागा की हरकतों के कारण नीचे चारों तरफ विशाल सुरंगें बन चुकी थीं। पता लगाना मुश्किल था कि वो किस रास्ते से भागा है। साफ था, दुश्मन को यह अंदाजा था कि ज़ांग यी सुरंग के जरिए उनकी लोकेशन ट्रैक करेगा। ज़ांग यी ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और फिर इंटेलिजेंस सिस्टम से पूछा, क्या तुम उनकी लोकेशन लॉक कर सकते हो? सिस्टम ने निराशाजनक उत्तर दिया, वो बहुत गहराई में जा चुके हैं और बहुत तेजी से हिल रहे हैं। हमारी मौजूदा तकनीक से हम सटीक लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते। इस पर लियांगयू बोली, मुझे करने दो। ज़ांग यी ने उसकी तरफ देखा। लियांगयू के होठों पर हल्की मुस्कान थी। एक मार्शल आर्ट्स मास्टर की परसेप्शन एबिलिटी को हल्के में मत लेना। इतना कहकर लियांगयू ने आंखें बंद की और ध्यान की स्थिति में चली गई। जब वो हेवन एंड मैन इन यूनिटी की अवस्था में पहुंची तो उसका मन शांत पानी जैसा हो गया और वो आसपास की दुनिया की ऊर्जा को गहराई से महसूस कर सकी। जल्द ही उसे एक हल्की सी तरंग महसूस हुई। ध्यान की अवस्था में वो तरंगें और भी साफ होती चली गईं। लियांगयू की आंखें अचानक खुलीं। मिल गए। ज़ांग यी ने बिना देर किए उसका हाथ थामा। दिशा दिखाओ। लियांगयू ने बाएं आगे की तरफ इशारा किया। ज़ांग यी ने बिना झिझक स्पेस शटल की ताकत का इस्तेमाल किया।
महारागा की रफ्तार बहुत तेज थी, मगर स्पेस ट्रेवर्सल के आगे वो भी फीकी थी। लियांगयू रास्ता दिखा रही थी और जंग यी उनका पीछा कर रहा था। जल्द ही सामने की सुरंग एकदम स्पष्ट और सीधी हो गई। महारागा के धरती के अंदर जाने से रास्ते पर साफ निशान थे। मिल गए तुम। जांग यी की आंखों में ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। धरती के नीचे हमला करने से ताकत कमजोर हो जाती है। वैसे भी मौजूदा रफ्तार से वो जल्द ही पास पहुंच जाएगा। नहीं, वो पास आ रहे हैं। यिक्षा का चेहरा अचानक बदल गया। एक ऐसा एलियन होने के नाते जो संगीत की लय को कंट्रोल करता है, उसे ध्वनि की हलचल बहुत जल्दी महसूस होती है। हालांकि वो अब भी दूर थे, मगर यिक्षा पहले ही जमीन और चट्टानों से उठती ध्वनि को महसूस कर चुका था। महारागा की आंखों से अचानक सुनहरा प्रकाश फूटा। उसने मुंह खोला और एक लंबी गूंजती हुई दहाड़ लगाई। धड़ाम! आसपास की धरती जोरों से हिलने लगी। जंग यी और लियांगयू पीछा कर रहे थे कि अचानक सामने की दुनिया तेज रोशनी में डूब गई। धरती की गहराई से सुनहरी लावा उठी और सीधे उनके चेहरे की ओर बढ़ने लगी। जांग यी ने अपनी आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उसकी टैक्टिकल मास्क ने तेज रोशनी को ब्लॉक कर दिया। लावा खतरनाक लग रही थी, लेकिन दरअसल जांग यी की एलियन स्पेस उसे निगल गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो पीछा करता रहा। धरती कांप रही थी। महारागा धरती का मास्टर था। वो चट्टानों को कंट्रोल कर सकता था और ज्वालामुखी विस्फोट करा सकता था, मगर ये सब भी जांग यी को चोट नहीं पहुंचा सके। बिशप और ब्लैक चैरियट लेवल के बीच का फर्क बहुत बड़ा था। दे आर क्लोजिंग इन, यिक्षा ने चेतावनी दी। महारागा की आंखें गंभीर हो गईं। उसके माथे पर पसीना आ गया। मौत की आहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। अब उसने सांप जैसी चाल अपनाई। बार बार दिशा बदलता गया और जमीन की परतों को हिलाकर जांग यी और लियांगयू को भ्रमित करने की कोशिश करने लगा। लेकिन यह चाल जांग यी और लियांगयू को रोक नहीं सकी। यिक्षा को लग रहा था जैसे कोई शैतान की छाया उसके पीछे मंडरा रही है, जो किसी भी पल उसे निगल जाएगी। उसने अपनी दोनों ट्यूनिंग फोक्स को ऊपर उठाया और फिर जोर से एक दूसरे से टकराया। टिंग! संगीत की तरंगें चारों तरफ फैल गईं, मगर जांग यी और लियांगयू ने पहले ही टैक्टिकल हेलमेट्स पहन रखे थे, जिससे वो बाहरी आवाज से पूरी तरह कटे हुए थे। अब यिक्षा की इल्यूजन काम नहीं कर रही थी। वो अपने दांत पीसते हुए तनाव में था। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। महारागा उसकी पीठ पर था और पूरी ताकत से भाग रहा था। धरती टूट रही थी, मगर पीछे से मौत जैसे कदम तेजी से करीब आते जा रहे थे। यिक्षा ने ट्यूनिंग फोक्स को क्रॉस शेप में पीछे की ओर मोड़ा और जोर से टकराया। एक कर्कश ध्वनि सीधी पीछे की ओर फैल गई, ट्यून्ड रिदम में। जांग यी और लियांगयू उस आवाज को सुन नहीं पाए, लेकिन अचानक लियांगयू का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से एक हल्की कराह निकली। एक पतली धार खून की उसके होठों से बहने लगी। जांग यी की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। लियांगयू, तुम्हें क्या हुआ? उसी वक्त इंटेलिजेंस सिस्टम ने जांग यी को चेतावनी दी। वार्निंग, वार्निंग, आप एक अननोन सोर्स से ध्वनि लहरों के हमले में हैं। जांग यी को कोई हमला महसूस नहीं हुआ, लेकिन इंटेलिजेंट सिस्टम ने उसे चेतावनी दी। लियांगयू ने जांग यी से कहा, उसने जरूर कोई विशेष तरीका अपनाया है जिससे मेरे आंतरिक अंगों पर सीधा हमला हुआ है। मैं बहुत असहज महसूस कर रही हूं। उसके कॉम्बैट यूनिफॉर्म ने तुरंत उसमें दवाइयां इंजेक्ट की। जांग यी ने भौहें तानी। उस पर असर हुआ, लेकिन मुझ पर नहीं क्यों? इंटेलिजेंट सिस्टम ने जवाब दिया, आप पर किया गया हमला डिवाइन रिफाइनिंग कोट ने रोक दिया है। जांग यी ने अपने डार्क सिल्वर कवच की ओर देखा। इसका सबसे बाहरी हिस्सा दिव्य पौधों के रेशों से बुना गया था, जो बेहद मजबूत और लचीला था और ज्यादातर हमलों को अवशोषित कर लेता था। टिंग टिंग! यिक्षा के हमले लगातार जारी थे। म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा हमला था जिसमें अत्यधिक बैठने की क्षमता थी। यह कवच, युद्ध वर्दी, यहां तक कि त्वचा को पार कर सीधा मानव शरीर के आंतरिक अंगों में कंपन पैदा करता था और उन्हें फाड़ सकता था। अगर जांग यी के पास डिवाइन रिफाइनिंग कोट न होता तो वो भी बुरी तरह घायल हो सकता था। हालांकि ट्रेसिंग ऑफ ऑल थिंग्स प्रणाली उसे 2 सेकंड पहले ही चेतावनी दे देती। इस जानकारी के बाद जांग यी ने शेन लियन को आदेश दिया कि वो लियांगयू के शरीर के चारों ओर और अधिक बेलें लपेट दे। पौधों की ध्वनि तरंगें अवशोषित करने की क्षमता अच्छी होती है
और शेन लियन को तब तक कोई चिंता नहीं थी जब तक उसका मुख्य शरीर सुरक्षित था। जांग यी की शक्ति आउटपुट जारी रहने तक वह अनंत रूप से पुनर्जनित हो सकता था। अब यिक्षा के हमले निष्फल हो चुके थे। 5 सेकंड के भीतर जांग यी यिक्षा और महारागा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका था। जांग यी ने सीधा अपनी बंदूक निकाली और काले भंवर में घुलती ब्लैक वॉइड की शक्ति उसमें समाहित हो गई। काले धुएं से लिपटी बंदूक की नोक पर भयावह ऊर्जा लहराने लगी। महारागा और यिक्षा जो आगे की ओर भाग रहे थे, उनके चेहरों पर भय स्पष्ट था। मृत्यु के संकट की छाया ने उन्हें जमा दिया था। भागो! यिक्षा ने जोर से चिल्लाया। महारागा ने अपनी जमीन में चलने की क्षमता को चरम सीमा तक ढकेला और पागलों की तरह जमीन के भीतर गोता लगाने लगा। स्टार कैनन! जांग यी ने ठंडी आवाज में कहा और ट्रिगर दबा दिया। शेन लियन की बंदूक से एक काली ऊर्जा की धारा निकली, जो अब कोई पतली रेखा नहीं थी, बल्कि एक काली मौत की रोशनी थी, एक दहाड़ते ड्रैगन जैसी, जो उल्टे शंकु जैसी विशाल दिशा में फैल रही थी। धरती के नीचे जहां दृश्यता नहीं थी, वहां महारागा की गति तेज थी। यह उसका इलाका था और जांग यी को यहां कोई विशेष लाभ नहीं था। उसका एकमात्र लाभ था 10,000 से भी अधिक पॉइंट्स की सुपरनेचुरल पावर इंडेक्स की बढ़त। इसलिए उसने अंधाधुंध हमला करने का रास्ता चुना। कोई भी दिखावटी शक्ति इस स्तर के अंतर के सामने बेमानी थी। उसके इस हमले ने सामने की पूरी मिट्टी और चट्टानों को शून्य में समाहित कर दिया। काली रोशनी बिना किसी रुकावट के हर चीज को पार करती गई और पल भर में यिक्षा और महारागा के क्षेत्र को निगल गई। दोनों के चेहरों पर स्पष्ट भय देखा जा सकता था। यिक्षा, जो अभी भी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, ने पागलों की तरह अपने ट्यूनिंग फोर्क को बजाना शुरू किया। डिंग 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 तेजी से बजाते हुए उसके हाथों के पीछे प्रतिच्छवियां उभर आईं। ध्वनि तरंगें लहरों की तरह फैलने लगीं, लेकिन जैसे ही वे लहरें जमीन से टकराईं, काले प्रकाश ने उन्हें एक पल भी नहीं ठहरने दिया और निगल गया। जांग यी और लियांग यू ने एक विशाल भूमिगत गुफा को अपने सामने खुलते देखा और वे स्पेस शटल के जरिए सामने पहुंचे। तब उन्होंने सामने जमीन पर पड़े एक भयावह शव को देखा। यिक्षा का ऊपरी शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। केवल उसका निचला शरीर चट्टानों में फंसा हुआ रह गया था। कुछ जैविक अवशेष दूर चट्टानों में लिपटे थे। जांग यी का हमला इतना तीव्र था कि यिक्षा की उत्पत्ति तक लगभग नष्ट हो चुकी थी। सौभाग्य से उसके पास अब एक विशेष मेटल टैंक था जो ऊर्जा शरीर को स्टोर कर सकता था। उसने समय रहते उस उत्पत्ति को समेट लिया और उसे एक अलग आयाम में फेंक दिया। और दूसरा? जांग यी ने पूछा। मरा हुआ है, जांग यी ने जमीन पर पड़े विशाल जैविक अवशेषों को देखकर कहा। वे कुछ कुछ पत्थर जैसे सांप के टुकड़े लग रहे थे। लियांग यू ने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और कहा, नहीं, वो और गहराई में भाग गया है। वो एक परेशान करने वाले कीड़े की तरह भागता जा रहा है, बहुत ही चिढ़ाने वाला है। जांग यी हल्के से मुस्कुराया। चिंता मत करो, अब धीरे धीरे उसका पीछा करते हैं। लियांग यू को जिज्ञासा हुई, जांग यी, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि वो बर्फीली पहाड़ियों को पार करके भारत वापस भाग जाएगा? जांग यी ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। क्या यही तो मैं नहीं चाहता? लियांग यू की आंखें फैल गईं। उसी क्षण वह जांग यी की मंशा समझ गई। सिर्फ भारता के घुसपैठियों को मारना ही जांग यी का मकसद नहीं था। वह तो इसे एक बहाना बनाकर सीधे भारता की सरहद में घुसना चाहता था, उन मूर्खों को सबक सिखाने। भारता की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यह काफी खतरनाक हो सकता है, लियांग यू ने चेताया। जांग यी ने सिर हिलाया। अगर वो पूरी तैयारी के साथ जवाब देते हैं तो यह सचमुच एक जोखिम भरा काम है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि मैं यहां हूं। न सिर्फ मैंने उनके सारे भेजे हुए एलियन मार दिए, बल्कि अब मैं उनकी मातृभूमि पर पलटवार भी करने वाला हूं। जांग यी ने अपने बाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली को अंगूठे से दबाकर 2 तेज क्लिक की आवाज निकाली और कहा, और वैसे भी अब मैं बिशप लेवल का वॉरियर हूं जिसकी पावर इंडेक्स 30,000 है। मैं अब पूरा भारता उलट सकता हूं। अब जांग यी ने फिर से महारागा का पीछा करना शुरू कर दिया। इस बार वह जल्दबाजी में उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि चाहता था कि महारागा डर के मारे भागते हुए भारता की सीमा तक चला जाए। महारागा पहले ही भय से पागल हो चुका था। उसे इस मिशन में शामिल होने का पछतावा था।
मौत की परछाई उसके पीछे मंडरा रही थी। उसका खून जम गया था और दिमाग सुन्न। उसके पास केवल एक विचार था, भागो। हाँ, बस भाग जाना है। अगर वो भारत की सीमा पार कर लेता है तो ह्वाशु राज्य वर्तमान स्थिति में संघर्ष को और नहीं बढ़ाएगा। भारत की 8 जनजातियां अब भी सही सलामत थीं और उन्होंने ह्वाशु के विदेशियों को भारी नुकसान पहुंचाया था। यिक्शा की मौत और बाकी सभी सैनिकों की मौत, इतनी भारी कीमत शायद ह्वाशु को रोक देगी। महारागा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। बस उसे सीमा पार करनी है, दूसरी तरफ पहुंचते ही वो सुरक्षित हो जाएगा। चांगही और ल्यांगयू ने महारागा का पीछा किया। वह जल्दी में नहीं था, बस महारागा के पीछे पीछे बना रहा, उस पर दबाव बनाए रखता। धड़ाम! बर्फ से ढकी विशाल पहाड़ी के बीचों बीच, उस चोटी पर जहां हजारों सालों से बर्फ नहीं पिघली थी, एक विशाल हिमस्खलन हुआ। पहाड़ का हिस्सा टूट गया और वहां से एक विशाल काला सांप बाहर निकलकर दूर गिर पड़ा। बर्फ के साथ वह भारी शरीर बहुत तेजी से भारता की सीमा की ओर बढ़ता गया। महारागा ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने जोर से सूंघा, मानो हवा में गोबर से मिली हुई करी की खुशबू महसूस कर रहा हो। सुरक्षित, महारागा ने चैन की सांस लेते हुए सोचा, लेकिन तभी उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ा देने वाली ठंड फिर से उसके पीछे आ खड़ी हुई। तुम्हारे पैर अभी भी ह्वाशु देश की जमीन पर हैं। आज तुम कहीं भी भागो, तुम्हें मरना ही होगा। यह आवाज सुनकर महारागा का खून ठंडा पड़ गया। उसने पलटकर देखा, जंग यी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें मौत जैसे ठंडी थीं। वह चिल्लाया, मैं तो पहले ही भारता भाग आया हूं, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में 2 देशों के बीच युद्ध छेड़ने से नहीं डरते? जैसे जैसे वह भारता की ओर भाग रहा था, उसने अपने इंटेलिजेंट सिस्टम से भारता में जितने लोगों से संपर्क कर सकता था, मदद मांगी। जंग यी उसकी बेशर्मी पर हंस पड़ा। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो शांति प्रिय व्यक्ति हूं, बस तुम्हें मारने आया हूं और फिर चला जाऊंगा। अगर तुम्हें बुरा लगे तो माफी मांग लूंगा। शर्महीनों से तर्क नहीं किया जाता। जंग यी कभी गोदाम प्रबंधक हुआ करता था। वह तरह तरह के लोगों से निपटा था, इसलिए वह जानता था कि ऐसे लोगों को कैसे निपटाना है। सीधा हमला करो। शुरू करो, जांग यी ने कहा और डिवाइन चेन निकालकर महारागा पर गोली दाग दी। एक काली रोशनी उसके पीछे भागते विशाल नाग पर चली गई। महारागा का शरीर अजीब तरह से मुड़ा। उसने पूरे 360 डिग्री घूमकर जंग यी के हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि जंग यी की गोली हवा में ही दिशा बदल सकती है। गोलियों ने उसका शरीर भेद डाला। आ! महारागा दर्द से चीख पड़ा। उसके शरीर में एक बड़ा छेद हो गया। खून झरने की तरह बहने लगा और जमीन पर खून की लकीरें बनती गईं। तुमने भारता का अपमान किया है, तुम त्रिमूर्ति के श्राप से नहीं बच सकते। महारागा अब डर और गुस्से से भरा हुआ था। जंग यी ने धीरे से पूछा, यह त्रिमूर्ति क्या है? खाया जा सकता है क्या? ओह हां, तुम्हें गायों से बड़ा प्यार है, शायद यह भी गोबर से बना होगा। उसने जानबूझकर अपमान किया। जंग यी जानता था कि भारता में धर्म और राजनीति एक जैसे हैं। लगभग सभी नागरिक बैरोडिज्म को मानते हैं और त्रिमूर्ति उनके लिए पिता से भी ऊपर हैं। जैसा कि अपेक्षित था, महारागा गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसका गुस्सा उसे मजबूत नहीं बना सका। जंग यी की गोलियां अब भी उसके पीछे लगी थीं। हर एक गोली उसके शरीर में एक नया छेद कर रही थी। महारागा अब पूरी तरह निराश हो चुका था। वह जितने भी लोगों को संदेश भेज सकता था, भेज चुका था। भारता के वरिष्ठ अधिकारी यह खबर सुनकर क्रोधित हो उठे। क्या? ह्वाशु का आदमी हमारे 8 जनजातियों का पीछा करते करते हमारे देश तक आ गया? इसे यहीं खत्म करो। आज भारता दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर वह बचकर निकल गया तो सब सोचेंगे कि हमें दबाया जा सकता है। वे भूल गए कि पहले हमला भारता ने किया था, एक सूट पहने युवा ने कहा। लेकिन इस बार हमने ही पहले हमला किया था। हमने ह्वाशु की देशभक्ति की भावना को कम आंका। मोटे पेट वाले, भारी दाढ़ी वाले अफसर ने गुस्से से कहा, राजेश, मत भूलो कि तुम भारता के हो। ऐसे समय में ह्वाशु का पक्ष क्यों ले रहे हो? राजेश ने शांत लेकिन मजबूती से जवाब दिया, जनरल चलमार, सेना भेजने का सुझाव आपका था, अब आप बताइए कि इसे कैसे खत्म करेंगे। चलमार ने कहा, वो तो बस एक विदेशी है। ह्वाशु ने हाल ही में अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से युद्ध लड़ा है। वे पहले से ही कमजोर हैं,
अब एशिया का राजा भराता है, उस हंदन को यहीं दफना दो। गॉड ऑफ लव का उपयोग करने की योजना बनी, लेकिन राजेश ने चेतावनी दी, वो कैनन सिटी में है। लव डेथ एक दुधारी तलवार है। अगर हमने इसका उपयोग किया तो महारागा के साथ हमारे नागरिक भी मारे जाएंगे। तभी किसी ने कहा, वे कैनन सिटी पहुंच चुके हैं। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। कैनन सिटी सिर्फ एक सीमा नगर नहीं था, वहां जगन्नाथ टेम्पल है, जो बरोडिज्म का एक प्रमुख पवित्र स्थल है। कहा जाता है कि विष्णु ने स्वयं उस मंदिर की नींव रखी थी। चलमर ने तुरंत कहा, उस व्यक्ति को जगन्नाथ टेम्पल का अपमान नहीं करने देना चाहिए। राजेश ने सहमति जताई, किसी भी हाल में कैनन सिटी में लव डेथ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तभी बैठक में बैठे एक सफेद बालों वाले मध्य एशियाई दिखने वाले जनरल ने धीरे से कहा, हंदन ह्वाशु का शीर्ष विदेशी है, भरता में भी वह उच्च स्तर का माना जाएगा। अगर हम लव डेथ का उपयोग नहीं कर सकते तो विदेशी मामलों को विदेशी ही संभालेंगे। 8 जनजातियों को सूचना दो, कैनन सिटी भेजो और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करो। खून से लथपथ महारागा कैनन सिटी में घुसा। उसके शरीर पर सैकड़ों छोटे बड़े छेद थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। अगर वह इप्सिलॉन स्तर तक न पहुंचा होता, जहां जीवन शक्ति एक नए स्तर पर पहुंचती है, तो वह कब का मर चुका होता। इस समय कैनन सिटी में सभी सैनिक जुट चुके थे। सिर पर मोटे कपड़े की पट्टियां बांधे वे पूरी लड़ाकू वर्दी में चेक पॉइंट्स की रखवाली कर रहे थे। उन्हें पता था कि ह्वाशु देश से एलियन हमला करने आ रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि सबके चेहरों पर गुस्सा और जबरदस्त लड़ने का जज्बा दिख रहा था। ह्वाशु के लोग भरता आने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि अब दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन है? हर सैनिक के मन में यही भाव था। उन्हें लगता था कि ह्वाशु जैसे गरीब देश भारता की ताकत और संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि 3 आयामी देवताओं की महिमा उनके अंधकारमय और नीच आत्मा को छुपने का भी कोई स्थान नहीं छोड़ेगी। भारता का हर नागरिक यही मानता है कि उनका देश सबसे शक्तिशाली है, जिसकी संस्कृति 40,000 साल पुरानी है और जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। प्रलय के बाद 3 आयामी देवताओं की कृपा से भारता में 8 जनजातियां जन्मी और फिर भारता ने दुनिया पर राज्य करना शुरू किया। उनके मीडिया में भी यही प्रचार होता रहा। कोलंबिया सत्ता संघर्ष में उलझा है, फ्रीमन्स में जनसंख्या कम है, वेस्टर्न यूरोप अब पुरानी सभ्यता की कब्र है और पड़ोसी ह्वाशु सिर्फ बाहर से मजबूत दिखता है पर अंदर से खोखला है। इसीलिए हर भारता नागरिक में घमंड और आत्मसंतोष था। कैनन सिटी में एक इप्सिलॉन स्तर का एलियन था, व्हाइट एलिफेंट आर्मी का कमांडर क्रामा खान। जब महारागा 8 जनजातियों में से एक वहां घायल हालत में पहुंचा, क्रामा खान को तुरंत सूचना मिली। चूंकि दूरी कम थी, महारागा वहीं सहायता मांगने भागा। क्रामा खान 50 के दशक का एक मजबूत और भारी शरीर वाला सैनिक था, जिसका पेट मानो 10 महीने की प्रेगनेंसी जैसा था। जब उसने लहूलुहान महारागा को देखा तो भौहें सिकोड़ लीं, पर आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। हालांकि 8 जनजातियां भारता की सबसे ताकतवर एलियन संगठन मानी जाती थीं, भारता का धार्मिक इतिहास इतना जटिल था कि वहां कई मतमतांतर थे। क्रामा खान खुद 8 जनजातियों का हिस्सा नहीं था और काफी ताकतवर था। महारागा की दुर्दशा देख वह थोड़ा खुश हुआ। इतनी बुरी हालत क्यों है महारागा? क्रामा खान ने जानबूझकर पूछा। महारागा ने गुस्से और डर में जवाब दिया, ह्वाशु का केओस मेरा पीछा कर रहा है, मुझे थोड़ी देर के लिए बचाओ, 8 जनजातियां जल्द ही पहुंचने वाली हैं। क्रामा खान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर वह सच में कैनन सिटी तक आ गया तो यहीं मारा जाएगा। महारागा ने गंभीर स्वर में कहा, उसे हल्के में मत लो, उसने यिक्षा को भी मार दिया है। क्रामा खान हंस पड़ा, महारागा, अब तो तुम्हारा हौसला भी कमजोर हो गया है। देवताओं की महिमा के आगे सब विदेशी हारते हैं। महारागा ने लंबी सांस ली। वह क्रामा खान की घमंड भरी बातों में समय नहीं गंवाना चाहता था। भारता की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि बीते 3 वर्षों में उसके संघर्ष पड़ोसी छोटे देशों से ही हुए थे। ह्वाशु से उसके बीच बर्फीली पहाड़ियां उठीं, इसलिए टकराव बड़े स्तर पर नहीं हुआ था। इसी कारण भारता में लोग स्वयं को अपराजय मानने लगे थे। याक्षा और महारागा को भी यही भरोसा था कि वे साउथ वेस्ट क्षेत्र को आसानी से कब्जा सकते हैं।
लेकिन जंग यी से लड़ने के बाद उनकी गलतफहमी टूट चुकी थी। महारागा ने उत्तर पश्चिम में नजर डाली। कैनन सिटी की पवित्र पहाड़ी पर स्थित था हजारों वर्ष पुराना जगन्नाथ टेम्पल। भारता की तरह साउथ वेस्ट रीजन में भी राजनीति और धर्म एक साथ चलते हैं, और भारता में 1 अरब से अधिक लोग त्रिदेव में विश्वास करते हैं, जिससे उन्हें आस्था की शक्ति मिलती है। महारागा सीधे जगन्नाथ मंदिर की ओर दौड़ा ताकि वह त्रिदेव की आस्था से स्वयं को बचा सके। क्रामा खान ने तिरस्कार से उसकी ओर देखा। 8 जनजातियां? मजाक है। भारता की महिमा तुम जैसे नाम के भूखे लोगों से कलंकित हो रही है। फिर उसने पेट फुलाकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया, चौकस हो जाओ। आज अगर कोई भी इस पवित्र नगर के पास आए तो उसे वहीं मार डालो। जी। सभी सैनिकों की गूंजती आवाजें गूंज उठीं। उनके चेहरे आत्मविश्वास से भरे थे। उसी समय जांग यी और लियांग्यू देर से वहां पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि महारागा कैनन सिटी भागा है, तो जांग यी ने खास तौर पर यंग शिनशिन से पूछा कि यह जगह इतनी खास क्यों है। यंग शिनशिन ने बताया, कैनन सिटी भारता के 3 पवित्र नगरों में से एक है। जगन्नाथ टेम्पल की उम्र 40,000 साल से भी अधिक बताई जाती है। यहां प्राचीन सभ्यता की कहानी लिखी हुई शिलाएं भी मिली हैं, जिन पर कीलाक्षर में कुछ लिखा है। जांग यी मुस्कुराया, अगर हो सके तो ये मंदिर ही वापस ले चलें। तभी शेंगजिंग जिला से उन्हें कॉल आई। मेंग युआनजुन अपने ऑफिस में बैठा भौहें मसल रहा था। हंदन, तुम भारता तक लड़ाई ले गए? जांग यी ने हंसते हुए जवाब दिया, हां। कोई समस्या है क्या? मेंग युआनजुन चुप रह गया। किसी और समय पर यह कोई बड़ी बात नहीं होती, पर अभी ह्वाशु किंगडम एक युद्ध से उबर रहा था और कमजोर स्थिति में था। वह किसी बड़े देश से टकराव नहीं चाहता था। जांग यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर मैं कार्रवाई करूंगा तो मामला हाथ से निकल सकता है। मानसिक रूप से तैयार रहना। मेंग युआनजुन ने बेबस होकर कंधे उचका दिए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां, चीजें थोड़ी मेरी उम्मीद से बाहर चली गई हैं। लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। अगर वाकई कुछ बड़ा हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपनी सुरक्षा बनाए रखो। जांग यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे समझ आ गया। कॉल खत्म करने के बाद मेंग युआनजुन कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपनी उंगलियां मलते हुए हंस पड़ा। कैओस, जांग यी, ये आदमी वाकई में किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपनी टांगें मेज पर रख दी। खून का वापस ऊपर आना इंसान को सुकून देता है। शायद इसीलिए बहुत से लोग सोते वक्त पैर ऊपर रखते हैं। लेकिन ये बात वाकई हैरान करने वाली थी कि हालात यहां तक पहुंच जाएंगे। भारत हमेशा से खुद को बहुत ऊंचा समझता आया है, खासकर दुनिया के अंत के बाद। वो अपनी जमीन में इतना डूब गया है कि अब बाकी सभी को तुच्छ समझने लगा है। मेंग युआनजुन को अब भी याद है जब गरुदास ने साउथ वेस्ट रीजन में घुसपैठ की थी और नैश किंगडम पर कब्जा जमाना चाहा था, और इस बार उन्होंने हद पार कर दी। खुलेआम साउथ वेस्ट रीजन में दखल देने लगे। ह्वाशु स्टेट के सबसे ताकतवर रीजन के लीडर के तौर पर मेंग युआनजुन के लिए यह सब नजरअंदाज करना नामुमकिन था, और जांग यी उसी वक्त वहां पहुंच गया, एक ऐसा धारदार हथियार जो दुश्मन के दिल में घुस गया। अब बात बढ़ी या नहीं, वो कोई मसला नहीं। असल में तो भारता और ह्वाशु स्टेट की ताकत की कोई तुलना ही नहीं। एंड टाइम्स में जब कानून व्यवस्था की पकड़ ढीली हो चुकी है, अगर भारता ने वाकई फुल स्केल वॉर शुरू किया तो ह्वाशु स्टेट, जो अब मॉरल हाई ग्राउंड पर है, सीधे गॉड ऑफ लव एंड डेथ की ताकत से सब कुछ तबाह कर देगा। कैओस, उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। चलो कुछ बड़ा करते हैं, मेंग युआनजुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और मन ही मन एक बड़े टकराव की उम्मीद की। जांग यी जैसे ही भारता की होली सिटी में घुसा, खबर पूरे ह्वाशु स्टेट के उच्च अधिकारियों तक तुरंत पहुंच गई। नॉर्थ वेस्ट रीजन, चंगान सिटी। लिचोंगोंग ने हरे सैन्य यूनिफॉर्म में हाथ पर पट्टी बांधे हुए रिपोर्ट पढ़ी। मेडिकल कैबिन में इलाज के बाद उसकी गंभीर चोटें ठीक हो चुकी थीं, लेकिन शरीर की जीवन शक्ति पर असर पड़ा था और उसे अब भी आराम की जरूरत थी। उसने सिगरेट होठों में दबाई और बड़बड़ाया, हंदन, इस कमीने को अकेले जाकर स्टंट दिखाने की क्या जरूरत थी? परेशान कर दिया। लेकिन इन शब्दों के बावजूद उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी।
भले ही वो जंग यी से एक सोल्जर के तौर पर कई बार असहमत रहा हो, लेकिन जब कोई अपने देश के लिए खड़ा होता है और दुश्मन से टकराता है तो दिल की गहराई से इज्जत तो होती ही है। बाकी बड़े क्षेत्र के नेता भी फौरन एकमत हो गए और एक फुल स्केल वॉर की तैयारी करने लगे। इस बार नैतिक रूप से हुआशू की स्थिति बेहतर थी और दुनिया की बाकी बड़ी ताकतें भी उनके साथ खड़ी थीं। भारत का यह कदम एक तरह से सभी देशों की अनदेखी थी, तो कोई भी उनकी तरफदारी नहीं करेगा। 21वीं सदी का मध्यकाल मूल रूप से इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंट वॉर का समय था, लेकिन ग्लोबल फ्रीज की वजह से युद्ध फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आया था। अब लंबी दूरी पर भारी सैन्य बल भेजना और बर्फ से ढंके मैदानों में लड़ाई करना नामुमकिन सा है। लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स और डेथ ऑफ लव जैसी ताकतें अब भी ट्रम्प कार्ड थीं। जैंगनन रीजन में जूजंग ने भी जंग यी को कॉल किया, अगर तुम्हें हमारी रिमोट सपोर्ट की जरूरत हो तो बेहिचक कहना। जंग यी और जूजंग का रिश्ता थोड़ा जटिल था। जूजंग जंग यी के ऊपर चढ़ने से नाखुश था, लेकिन उसे जंग यी की ताकत भी चाहिए थी ताकि जांगनन में शांति बनी रहे। इसलिए विदेशी दुश्मनों के सामने उसने भी डेथ ऑफ लव को इस्तेमाल करने में झिझक नहीं की। ठीक है जूशुआए, फिर तो मैं शुक्रगुजार हूं, जांग यी ने हंसते हुए कहा। कैनन सिटी पहुंचने के बाद जांग यी को हर रीजन के बड़े अधिकारियों की कॉल आने लगी। सबका रवैया एक जैसा था, तुम्हारे हर एक्शन को पूरा समर्थन मिलेगा। बहुत कम ही ऐसा होता था कि जंग यी को इस तरह का अपनापन महसूस हो। वो कैनन सिटी की दीवारों को देख रहा था। दूर से बारूद की गंध साफ महसूस हो रही थी। शहर की दीवारों पर भारत के सैनिक पूरी तैयारी में थे। जंग यी की आंखों के सामने साउथवेस्ट रीजन का वो खूनी मंजर घूम गया, जहां भारत के लोगों ने कई निर्दोषों की हत्या की थी ताकि वो जबरदस्ती अपनी बात मनवा सके। ऐसे दुश्मनों के लिए जंग यी कभी रहम नहीं करता। लियांग्यू, आज से जिसने भी हथियार उठाया उसे सैनिक माना जाएगा। लियांग्यू की आंखों में ठंडापन उतर आया। उसने चुपचाप सिर हिलाया। अब यह जंग का वक्त था। जंग यी की एक अपनी सीमा थी। वो मासूमों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जिसने भी युद्ध में कदम रखा है उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलो। जंग यी की आकृति एक पल में गायब हो गई। अगले ही क्षण वो कैनन सिटी के ऊपर आसमान में दिखाई दिया। पूरी होली सिटी उसके नीचे थी। क्रामा खान और बाकी एलियंस ने जंग यी की मौजूदगी तुरंत महसूस कर ली। जंग यी ने अपनी ताकत बिल्कुल नहीं छुपाई थी। जैसे ही वो आसमान में प्रकट हुआ, पूरा आसमान अंधेरा हो गया। सबने ऊपर देखा, एक विशाल काले रंग का वॉर्टेक्स, जैसे किसी ने काली स्याही का एक कतरा पानी में गिरा दिया हो, चारों तरफ फैलता गया। वो काला भंवर पूरे कैनन सिटी के ऊपर फैल गया। उसकी खतरनाक ताकत से कई सैनिकों की हथेलियों में पसीना आ गया। डीमन, क्या ये वही डीमन है हुआशू से? मे विष्णु ब्लेस अस। चलो इस राक्षस को मार गिराएं। कुछ सैनिकों ने प्रार्थना शुरू कर दी। क्रामा खान की आंखों में पागलपन भरी मुस्कान थी। तो ये है केओस हुआशू का? तू भारता की पवित्र धरती पर आया है। मैं तुझे मारकर भगवान विष्णु को बलि दूंगा। जगन्नाथ टेम्पल के भीतर महारागा, जिसने अब इंसानी रूप ले लिया था, खून में लथपथ विष्णु की मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिर गया। उसने हाथ जोड़कर गहरी श्रद्धा से प्रार्थना शुरू की। बार्डिज्म के 1 अरब से ज्यादा भक्त हैं, लेकिन इस शक्ति को हर कोई नहीं बुला सकता। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जो सबसे सच्चे तपस्वी भक्त होते हैं। महारागा ऐसा ही एक तपस्वी था। लंबी प्रार्थना के बाद विष्णु की मूर्ति से एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर पर पड़ी और उसके जख्म जल्दी भरने लगे। मेरे जख्म तो भर गए, लेकिन ताकत नहीं बढ़ी। जरूर मेरी तपस्या अभी अधूरी है। महारागा ने दांत भींचे और अपना बायां हाथ उठाया और फिर अपने दाहिने हाथ को खुद ही फाड़ दिया। महाराघा ने अपना दायां हाथ फाड़ा डाला और खून मंदिर में चारों तरफ छिटक गया। यह नजारा बहुत ही खौफनाक था। महाराघा को लगा कि उसके शरीर में ताकत बढ़ रही है। नहीं, ये काफी नहीं है। हे महान भगवान, मुझे और शक्ति दो ताकि मैं विदेशी राक्षसों को हरा सकूं। महाराघा ने तेज दर्द को सहते हुए अपने मजबूत शरीर के बावजूद अपने पैरों को मरोदना शुरू किया। उसने कोई चाकू नहीं लिया, बस जानबूझकर अपने अंगों को मोड़ मोड़ कर तोड़ा ताकि दर्द सबसे ज्यादा हो और उसका तप सबसे ऊंचा माने जाए। आखिर में
उसने अपने बचे हुए बाएं हाथ को देखा और फिर उसे मुंह में डालकर काटना शुरू किया। चटाक, हड्डियां टूटी, मांसपेशियां फटी और उसके शरीर के सारे अंग अलग हो गए। अब सिर्फ उसका ढड्डी एच बचा था। लेकिन इसी वक्त मंदिर में स्थित विष्णु की मूर्ति से चमकती सुनहरी रोशनी निकली और शुद्ध आस्था से बना हुआ एक अद्भुत शक्ति प्रवाह उसके शरीर में समा गया। हां, यही वो एहसास है। मेरा तप आखिरकार भगवान ने स्वीकार किया है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य हॉल में महाराघा की पागलों जैसी हंसी गूंज उठी। केवल सच्चे भारता धर्म के अनुयायी ही समझ सकते थे कि वह कितना भाग्यशाली था, क्योंकि अधिकतर तपस्वियों को पूरी जिंदगी पूजा करने के बाद भी भगवान से कोई जवाब नहीं मिलता। उधर जंग यी आकाश में ऊंचाई पर खड़ा था। उसके हाथ में डिवाइन रिफाइनिंग अब 2 गहरे सिल्वर रंग की बंदूकों में बदल चुका था। खालीपन की अंधेरी शक्ति स्याही की तरह गाढ़ी होकर उस बंदूक में समा रही थी। फॉलिंग स्टार्स, जंग यी ने कहा, और उसके साथ ही बंदूक से गोलियों की बौछार निकलने लगी। आकाश में बने काले वॉर्टेक्स से एक तूफान की तरह खालीपन की शक्ति बरसने लगी। कुछ ही पलों में पूरा कनान शहर इस काली बारिश से ढक गया। क्रामा खान ने जोर से गुर्राया। उसके शरीर से सफेद ज्वाला निकलने लगी और उसकी माथे पर एक लाल पैटर्न चमकने लगा। पलक झपकते ही उसका शरीर 100 मीटर लंबा सफेद सांड बन गया, जो जांग यी की ओर गुस्से में गरजने लगा। मुंह, उसके नथुनों से सफेद आग निकलकर एक विशाल अग्निनाग का रूप ले चुकी थी, जो आसमान में उड़कर जांग यी को जलाने वाली थी। लेकिन जैसे ही ये आग उस काले वॉइड से टकराई, तुरंत ही बुझ गई, मानो आग पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। क्रामा खान की आंखों में पहली बार हैरानी दिखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काले वॉइड की बारिश ने पूरे शहर को निगलना शुरू कर दिया। जहां भी ये बारिश गिरती, वहां सब कुछ गायब हो जाता। दीवारें, सैनिक, बाहरी शक्तियां, टेक्नोलॉजी से बने हथियार, सब कुछ ऐसे मिटता जैसे पेंसिल से बनाए गए चित्र पर कोई गीली स्याही फैला दे। जंग यी की ये हमला आम नागरिकों को छोड़कर सिर्फ सैन्य और बाहरी ताकतों पर था, पर इसका प्रभाव कल्पना से कहीं ज्यादा था। सिर्फ एक ही हमले में कैनन सिटी के 80% सैनिक खत्म हो गए। न कोई लाश बची, न कोई चीख। क्रामा खान अपने सैनिकों को मरते देख पागल हो गया। लेकिन जैसे ही काली बारिश उसके ऊपर गिरी, उसके सांड जैसे शक्तिशाली शरीर में दरारें पड्डी डीएच गईं, खून और मांस टपकने लगा। मूह! अब क्रामा खान की आंखों में डर था। वह इप्सिलोन लेवल का एलियन था, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। लेकिन जांग यी के सामने वह कुछ भी नहीं था। और तभी कैनन सिटी का साउथ गेट टूट गया। एक काली हवा फाटक को चीरती हुई हजारों मीटर दूर तक गई, और उसके रास्ते में जो भी सैनिक आया वह टुकड़े टुकड़े हो गया। लियांग यू अंदर घुस चुकी थी। जंग यी का हमला शहर के सिर्फ एक हिस्से को कवर करता था। बाकी इलाकों में अब भी बहुत से सैनिक और एलियन जिंदा थे। जोंग यी इन सभी पर शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता था। लियांग यू सड ढक के बीचों बीच खड़ी थी, हाथ में ड्रैगन रोर, आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। वह साउथ वेस्ट रीजन के कत्लेआम को देख चुकी थी, इसलिए उसके मन में अब कोई दया नहीं थी। उसे मारो, उस औरत को मार डालो। एक भरता सैनिक टूटी दीवार से चिल्लाते हुए लियांग यू पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन गोलियां उसकी ल्यू कुरान द्वारा बनाई गई आर्मर से टकराकर सिर्फ टिन टिन की आवाज करती रहीं। लियांग यू की परछाई गायब हो गई और अगले पल वह दीवार के ऊपर थी। शुआ! उसकी तलवार ने जैसे आसमान को काले रंग से चीर दिया हो। तलवार की एक ही मार से हजारों सैनिक टुकड़ों में कट गए। कैनन सिटी अब खून की बदबू से भर गया था। करामाकॉन ने उस शहर को देखा जिसे उसने 3 साल तक बचाया था, और अब वो तबाह हो गया था। उसकी आंखों में खून उतर आया। हरामी राक्षस, विष्णु तुझे नहीं छोड़ेगा, तुझे अपने पापों का हिसाब देना होगा। चांकी ने अपनी डिवाइन एनर्जी से एक काली तलवार बनाई। वह बिना कुछ कहे खालीपन की शक्ति को तलवार में समेटने लगा। उसका काला तेज इतना डरावना था कि वह रोशनी तक को निगल रहा था। क्रामा खान जमीन पर अपने पैरों से दौड़ते हुए आसमान में जंग यी पर झपट पड़ा। जंग यी ने सिर्फ एक बार हाथ हिलाया और आकाश से एक काली रेखा गिरी जो आसमान से जमीन तक खींच गई।
इसने न केवल बादलों को चीर दिया बल्कि क्रामा खान को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। कैनन सिटी के आकाश से खून मूसलाधार बारिश की तरह गिर रहा था। धड़ाम धड़ाम क्रामा खान का विशाल शरीर जमीन पर गिरा। कई इमारतें चकनाचूर हो गईं। जो शरीर एक समय देवता जैसा भव्य था, अब वह 2 बड़े मांस और खून के टुकड़ों में बंट चुका था। इसी पल कैनन सिटी के लोगों का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट गया। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था और कुछ लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठकर देवताओं से प्रार्थना करने लगे। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था। जोंग यी की आवाज पूरे शहर के ऊपर गूंज उठी। सभी अपने हथियार डाल दो। जो भी विरोध करेगा उसे बिना दया के मार दिया जाएगा। इस वक्त लियांग यू ने भी बचे हुए बहुत से सैनिकों को मार गिराया था और उसके हाथ में पकड़ी ड्रैगन रोड तलवार से अब भी खून टपक रहा था। वो खून की प्यासी नहीं थी, लेकिन इस बार बरादा ने ही पहले बर्बरता की शुरुआत की थी, इसलिए उसे सख्त तरीकों से जवाब देना पड़ा। वरना इन लोगों की आदत है सिर्फ खाना याद रखना, मार नहीं। अगर उन्हें सबक नहीं मिला तो वे फिर साउथ वेस्ट रीजन की जमीन पर नजर डालेंगे। अपने हथियार डाल दो, लियांग यू सड़क पर खड़ी होकर गरजती आवाज में चिल्लाई। सैनिकों ने उसे भय और श्रद्धा से देखा। कुछ ने डर के कारण धीरे धीरे अपने हथियार नीचे रख दिए और फिर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। जो वास्तव में ताकतवर थे वे अब लाश बन चुके थे। जांग यी इस स्थिति से बहुत संतुष्ट था। उसकी निगाह अब दूर एक पहाड़ी की ओर थी। वहां ऊंचाई पर एक प्राचीन मंदिर खड़ा था, जगन्नाथ टेम्पल, भारत के 3 सबसे बड़े मंदिरों में से एक। जांग यी ने अपनी स्पेस शटल शक्ति को सक्रिय किया और वहां की ओर तेजी से बढ़ा। उसे यकीन था कि महारागा भागा नहीं होगा, वह जरूर वहीं छिपा है। जिसने भी ह्वाशु की जमीन पर कदम रखा है उसे मरना होगा, जांग यी ने कहा, और वो अपना वादा पूरा करने जा रहा था। अगर वो महारागा को मार देता, कन्नन सिटी को निरस्त्र कर देता और जगन्नाथ टेम्पल को अपने नियंत्रण में ले लेता तो उसका मिशन सफल हो जाता। जांग यी काम में बहुत नपातुल्ला है। भले ही वो बाहर से अहंकारी लगे, पर अंदर से वो हर कदम सोच समझकर चलता है। अगर वह भारत में बहुत बड़ा युद्ध शुरू करता तो एक विदेशी के रूप में उसे कोई फायदा नहीं मिलता। अगर भारत के एलियंस ने उसे घेर लिया तो व्हाइट बिशप के इलाके में पहुंचकर भी वह पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। जगन्नाथ टेम्पल पर कब्जा करना किसी जमाने में चैंपियन मार्की द्वारा किए गए फेंगलांग जाक्सू से कम नहीं होगा। ये भारत के चेहरे पर एक सीधा तमाचा था। जांग यी कुछ ही पलों में मंदिर के सामने पहुंच गया। उसी पल मंदिर के अंदर से एक भयंकर ऊर्जा का विस्फोट हुआ। जांग यी ने एक जानी पहचानी शक्ति को महसूस किया। ये क्या आस्था की शक्ति है? ये वही भावना थी जो उसने एक बार टैंट्रिक सेक्ट के बेरियल मास्टर में महसूस की थी, और आज तक जांग यी इस शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। ये क्या है? एक बात तय थी, यह शक्ति किसी को उसकी सीमाओं से आगे ले जा सकती थी। धड़ाम, एक जोरदार आवाज आई और प्राचीन मंदिर का दरवाजा हिलने लगा। धूल झड़ने लगी। मंदिर से एक विशाल काली धारी वाला सांप बाहर निकला। अब उसके शरीर पर कुछ खौफनाक खून लगा हुआ था। महारागा अब आस्था की शक्ति से और ताकतवर बन चुका था। वो अब आधा इंसान आधा सांप नहीं रहा। उसने अपने हाथ पैर त्याग दिए और पूरी तरह एक विशाल नाग बन गया था। सिर्फ उसका चेहरा अब भी सांप के सिर में जड़ा हुआ था। उसकी आंखें अब अजीब सी राख जैसी धूसर थीं। जब उसने जांग यी को देखा तो जांग यी को बेचैनी महसूस हुई। गुर्र! सांप और महारागा दोनों ने एक साथ मुंह खोलकर एक अजीब सी लंबी चीख मारी। जांग यी को ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फटने लगा हो और उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच रही हो। उसने भौहें सिकोड़ लीं और तुरंत अपने मन को शांत किया। मैं इस भ्रम में नहीं फंस सकता। वो विशाल नाग हवा में उड़ डियाच गया और जांग यी की ओर मुंह खोलकर झपटा। जांग यी ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम अब और ताकतवर हो गए हो, लेकिन एक चींटी चाहे जितनी ताकतवर हो जाए वो सिर्फ एक ताकतवर चींटी ही रहती है। उसने अपना हाथ नीचे दबाया। ईश्वरीय क्षेत्र की शुद्धि। महारागा के चारों ओर की जमीन धंसने लगी और उसका शरीर वहीं जकड़ गया। हड्डियों से चरमराने की आवाजें आने लगीं। फटाक! उस नाग जैसे शरीर के सैकड़ों हिस्से फट गए और खून उफनता हुआ बाहर आया। महारागा का चेहरा जो सांप के सिर में था
दर्द से मरोड़ने लगा। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो देवताओं का आशीर्वाद मिला था। चांग ई ने एक भौं चढ़ाकर कहा, तू अभी मरा नहीं। दरअसल महारागा ने भारता की एक प्राचीन योग विद्या सीखी थी, जिससे वह अपनी हड्डियां, जोड़ और आंतें हिला सकता था। इससे वो शक्तिशाली हमले से बच सकता था। जांग ई इससे झल्ला गया और बिना वक्त गंवाए अपनी गॉड रिफाइनिंग गन निकाली और सीधा उसके सिर पर तान दी। वॉइड की शक्ति तेजी से जमा होने लगी और फिर उसने ट्रिगर दबा दिया। स्टार कैनन। महारागा को मौत का खतरा महसूस हुआ। काली किरण की भयावह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि दूर से ही उसकी चमड़ी में जलन होने लगी। वह शरीर को मरोड़कर उस ऊर्जा से बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो काली किरण सीधी उसके सिर से होकर आर पार निकल गई। चाहे उसका शरीर कितना भी मरोड़े, जांग यी पहले से ही उसकी चाल समझ चुका था। स्टार पियर्सिंग कैनन ऐसे लगा जैसे किसी ने भुने हुए सांप के गोश्त को सींख में डाल दिया हो। छी! जांग यी ने घृणा से होंठ सिकोड़ते हुए कहा, क्या यही विष्णु का आशीर्वाद है? जब अपनी ताकत नहीं होती तो लोग सिर्फ बाहरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। तूने भी यही किया, पर अफसोस तुम लोग असली ताकत और छलावे में फर्क नहीं कर पाए। जांग यी को इन भारता एलियंस से एक अजीब सा सर्वोच्चता का भ्रम महसूस होता था। उसे लगता जैसे ये लोग मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ उन्हीं का देश सबसे शक्तिशाली है। शुरू में उसने सचमुच सोचा था कि वे ताकतवर हैं और उसने सतर्कता बरती, लेकिन अब उसे समझ आया कि ये तो बस अज्ञान से जन्मी अंधश्रद्धा थी। भारता की 8 सबसे शक्तिशाली जनजातियों में से एक का यही स्तर है। वाकई अफसोस की बात है। जांग यी ने महारागा के शरीर को समेटा और मंदिर की ओर देखा। उसने अपना दायां हाथ उठाया और उसके सामने डिमेंशनल डोर खुल गया। धड़ाम! एक विशाल शक्ति के खिंचाव से पूरा मंदिर जमीन से उखड़ने लगा, जैसे किसी विशालकाय हाथ ने उसे जड़ों से खींच लिया हो। इसी समय मंदिर के ऊपर एक सुनहरी शक्ति जाग उठी और जोंगी की स्पेस शक्ति का सामना करने लगी। जोंगी ने ठंडी हंसी हंसी। भले ही वह उस समय विश्वास की शक्ति की प्रकृति को नहीं जानता था, लेकिन वह उसके स्रोत को समझता था। आखिर में यह अनगिनत श्रद्धालुओं के कमजोर विश्वासों से बनी एक खास शक्ति थी। यह मन पढ़ने वालों की सोच जैसी थी, कोई रहस्यमयी चीज नहीं। लेकिन जोंगी ने तो भारता की 8 जातियों को भी खत्म कर दिया था, तो इतनी अस्थायी चीज की क्या औकात। उसने सीधे मंदिर पर हमला किया। क्योंकि वह सब कुछ नष्ट नहीं करना चाहता था, उसने कुछ शक्ति बचाकर रखी, लेकिन फिर भी पूरा मंदिर लगभग तबाह हो गया। वर्षों से कैनन सिटी में जमे इस विशाल मंदिर को जोंग यी ने जमीन से उखाड़ दिया। यह मंदिर कैनन सिटी के लोगों के दिलों की आस्था बन चुका था। अब वे सिर्फ देख सकते थे और रोने बिलखने की आवाजें पूरे शहर में गूंजने लगीं। लियांग्यू ने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और उसकी नजर पूरे शहर पर घूम रही थी। जो कोई भी विरोध करता वह उसे बेरहमी से मार डालती। मंदिर धीरे धीरे हवा में उठ रहा था और जोंग यी की स्पेस की ओर बढ़ रहा था। तभी आकाश में एक रोशनी की किरण चमकी और एक तीखी आवाज जोंग यी के कानों में गूंजी। इंटेलिजेंस सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी, एक लड़ाकू विमान समूह पास आ रहा है और 16 मिसाइलें हमला करने वाली हैं। असल में जांग यी को उनके आने का पहले से ही अंदाजा था, सिस्टम की चेतावनी के बिना भी। वह धीरे से मुड़ा और आसमान की ओर देखा। तभी वह मंदिर को इकट्ठा कर रहा था। दर्जनों मिसाइलें अपनी जलती हुई पूंछें घसीटती हुई उसके पास आ गई थीं। जांग यी ने एक हाथ लहराया और वे सभी मिसाइलें उसकी स्पेस में समा गईं। जब वे दोबारा दिखाई दीं तो उनकी दिशा बदल चुकी थी। अब वे उस लड़ाकू विमान समूह की ओर जा रही थीं। आसमान में हेलीकॉप्टरों के पंख घूम रहे थे, लड़ाकू विमान हवा में मंडरा रहे थे और सभी हथियार जांग यी पर निशाना साधे हुए थे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि शक्तिशाली मिसाइलें जांग यी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उल्टा लौट आएंगी। भागो! पायलट घबरा गए, लेकिन मिसाइलों से तेज कौन होता। बूम! आसमान में धमाके हुए, आग की लपटें उठीं और लगभग 10 लड़ाकू विमानों के मलबे नीचे गिरने लगे। पायलटों के शरीर राख बन चुके थे। मैं सोच रहा था कि तुम नहीं आओगे, जांग यी हल्के से मुस्कुराया।
लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सच में मेरे सामने आने की हिम्मत करोगे। जंग यी ने एक लंबी सांस ली। आखिरकार मुझे कम आंका गया। असल में भराता ने उसे कम नहीं आंका था, बल्कि उनके पास जंग यी की ताकत की पूरी जानकारी नहीं थी, और अगर पता भी होता तो भी हर कोई उसकी तरह नहीं होता जो पूरे भराता में इतनी जल्दी युद्ध क्षेत्र पर पहुंच सके। यह लड़ाकू विमान दल भराता की सबसे तेज प्रतिक्रिया करने वाली सेना थी, जो महारागा के डिस्ट्रेस सिग्नल मिलते ही निकल पड़ी थी। लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक न सिर्फ महारागा मारा जा चुका था, बल्कि कैनन सिटी तबाह हो चुका था और उनका मंदिर भी जंग यी के हाथों में चला गया था। अराजकता! तुमने भारता पर हमला किया है। क्या तुम ह्वाशु और भारता के बीच युद्ध शुरू करना चाहते हो? आकाश से एक आवाज आई, भारता कॉम्बैट कमांड सेंटर के अफसर चालमार की। उसकी आंखों में आग जल रही थी। जब उसने कैनन सिटी की तबाही देखी और मंदिर को लूटते हुए देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। यह युद्ध अपराध है। मैं वर्ल्ड यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन से मांग करता हूं कि तुम्हें सजा दी जाए। तुमने एक महान सभ्यता का अपमान किया है और एक शांति प्रिय देश पर आक्रमण किया है। तुम्हें फांसी पर लटकाना ही न्याय होगा। चलमर की यह आवाज और लड़ाकू विमान दल को देखकर कैनन सिटी के लोगों की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। हमारी सेना आ गई। इस दुष्ट आक्रमणकारी को अब जरूर मारा जाएगा। हमारी भारता सेना सबसे शक्तिशाली है। जंगी को यह सुनकर हंसी आ गई। उसने जगन्नाथ मंदिर को उठाने की गति नहीं रोकी और व्यंग्य करते हुए कहा, कुछ बेहया लोग ये भूल गए हैं कि युद्ध सबसे पहले किसने शुरू किया था। कौन पहले हमारे देश में घुसा और हमारे लोगों को गुलाम बनाया। आज जो कुछ मैंने किया वो न्याय और शांति के लिए किया। ये तुम्हारे अपराधों की सजा है। चलमर चीख पड़ा, नहीं, ये दो हालात अलग हैं। हम तो बस तुम्हारी मदद कर रहे थे। ह्वाशु की युद्धग्रस्त स्थिति को देखकर हमें क्षेत्रीय शांति बनाए रखनी थी। जंग ही हंसा, क्या संयोग है। मुझे भी लगता है कि भारता में सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये विकास के लिए सही नहीं, तो मैं तुम्हारे कुछ सैनिकों को हटाकर संतुलन बना रहा हूं। ये सब तुम्हारे सतत विकास के लिए है। फिर उसकी आंखें गहरी हो गईं और आवाज ठंडी। अगर कोई मेरी मदद को रोकेगा तो इसका मतलब है कि मैं अपना काम अधूरा छोड़ आया हूं। इसी बीच जगन्नाथ मंदिर जंग यी के डिमेंशनल गेट में समा चुका था। कैनन सिटी में लोग चीखने लगे। जो लोग जीवन भर उस मंदिर पर विश्वास करते थे, उनके लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। शमार की आंखें खून से भर गई थीं। कमांड सेंटर के सभी अफसर गुस्से से चिल्ला उठे, यह पाप है। तुमने देवताओं का अपमान किया है। तुम्हें मार डालो। मंदिर वापस लो। उसे ह्वाशु नहीं जाने देना चाहिए। अगर जंग यी आज यहां से बच निकलता तो यह पूरे भारता के लिए एक बड़ा अपमान होता, उतना ही बड़ा जितना एक सदी पहले बिजली की रफ्तार से खत्म हुआ युद्ध। मार डालो, चलमार पागल की तरह चिल्लाया। सभी लड़ाकू विमान मिसाइल लॉन्चिंग मोड में चले गए। उन मिसाइलों को दागने में किसी पायलट ने यह नहीं सोचा कि इससे कैनन सिटी के आम लोगों को कितना नुकसान होगा। उनका एक ही लक्ष्य था, जंग यी को मार डालना। आसमान में मिसाइलों का एक घना झुंड लंबी लंबी पूंछें खींचता हुआ उस आदमी की ओर बढ़ रहा था जो हवा में खड़ा था। लियांग यू ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखों में करुणा की झलक आ गई, क्योंकि अब तक सामने वालों को यह समझ ही नहीं आया था कि वे किससे भिड़ रहे हैं। जंग यी बिना हिले डुले आकाश में खड़ा रहा। जब वो मिसाइलें उसकी ओर आईं तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस धीरे से अपना दायां हाथ उठाया और कहा, मर जाओ। गुस्से से भरे पायलट चीखे, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। मिसाइलें जंग यी के पास तक नहीं पहुंची और अचानक ही हवा में गायब हो गईं। इस बार गति इतनी तेज थी कि किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। लेकिन अब की बार सबने साफ देखा कि मिसाइलें बिना किसी लहर या हलचल के एकदम से गायब हो गईं। प्लाप! जंग यी ने उंगली चटकाई और सारी मिसाइलें एक और डायमेंशन डोर से निकलकर फिर से प्रकट हो गईं। लेकिन अब उनकी दिशा बदल चुकी थी। मिसाइलें वापस फाइटर जेट्स की ओर मुड़ गईं। भारता के अधिकारी और पायलट ये दृश्य देखकर दहशत में आ गए। नहीं, वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा अजीब पावर नहीं देखा था। लेकिन मिसाइलें इतनी तेज थीं कि जब तक वे कुछ समझ पाते तब तक भागने का मौका भी नहीं था।
तभी दूर आसमान से अचानक एक सुनहरी रोशनी उठी। जंग यी के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी बाईं आंख में रोशनी और परछाइयां एक पल में गुजर गईं। हवा में फाइटर जेट्स और मिसाइलें जैसे थम सी गईं। सुनहरी रोशनी और तेज होती गई, जैसे क्षितिज पर उगता सूरज पूरा आसमान ढक रहा हो। जांग यी ने उस दिशा में देखा जहां से वह रोशनी आ रही थी। वहां एक आदमी था जो सुनहरी छतरी पकड़े हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह 7 सुनहरी सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके शरीर पर सुनहरे आभूषण थे, लेकिन ऊपरी शरीर नग्न था, जिससे उसकी मांसल काया दिख रही थी। वह बहुत सुंदर था, एकदम उच्च जाति वाले जैसे तीखे नैन नक्श, और उसकी त्वचा से भी चमक निकल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वह सुनहरी छतरी को धीरे धीरे घुमा रहा था। छतरी से निकलती सुनहरी रोशनी ने फाइटर जेट्स को रोक लिया था और मिसाइलों को भी। बूम 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 मिसाइलें एक के बाद एक हवा में फटीं, जैसे स्लो मोशन में। विस्फोट धीमा लग रहा था, जैसे उसमें ताकत ही नहीं हो, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे नीचे शहर तक फैल रहा था। टाइम पावर। जांग यी ने तुरंत पहचान लिया। टाइम और स्पेस दोनों की शक्ति रखने वाले जांग यी को अपने जैसे लोगों की पहचान बहुत तेजी से हो जाती थी। तभी यंग शिनशिन की आवाज जांग यी के कानों में गूंजी। भाई, मैं इसे पहचानती हूं। यह भराता की 8 जनजातियों का नेता है, स्वर्ग सम्राट एम्परर शिर्तियन। यंग शिनशिन भी शैडो स्पेस से बाहर की सारी घटनाएं देख पा रही थी। वह भी थोड़ा गंभीर हो गई थी। इसका दूसरा नाम है आनंद शर्मा। यह जानना आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि सामने खड़ा यह व्यक्ति बहुत ही प्रसिद्ध था। जब यंग शिनशिन और जांग यी इस दुनिया में मौजूद एलियंस का विश्लेषण कर रहे थे, तब उन्होंने एक थ्योरी दी थी। एलियंस हमेशा से इस धरती पर मौजूद थे, लेकिन ग्रेट म्यूटेशन के बाद उनकी ताकतें सामने आने लगीं। कुछ लोग तो एंड टाइम के आने से पहले ही जाग चुके थे, जैसे शेंगजिंग डिस्ट्रिक्ट का हाउ टू, लेकिन एम्परर शिर्तियान उनसे कहीं ज्यादा खास था। दुनिया भर में मशहूर भविष्यवक्ता, भराता का चमत्कारी बच्चा, 21वीं सदी का सबसे प्रसिद्ध प्रॉफिट अनांद। 10 साल पहले उसने दुनिया में आने वाली तबाही की भविष्यवाणी भी कर दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि आनंद शर्मा दुनिया का सबसे मशहूर टाइम पावर्ड इंसान था। प्रॉफिट, टाइम पावर्स, दिलचस्प। जांग यी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखें गंभीर हो गईं। एम्परर शिर्तियन, भारता का सबसे ताकतवर आदमी और टाइम पावर वाला सबसे दुर्लभ इंसान, अब जांग यी को सतर्क रहना था। एम्परर शिर्तियन धीरे धीरे जांग यी की ओर चला आ रहा था। उसके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी, जैसे कोई भगवान आम लोगों को देख रहा हो। उसने जांग यी की ओर एक नजर डाली, और बस उस एक नजर से जांग यी को लगा कि वह भीतर तक देख लिया गया है। तो ये बात है, एम्परर शिर्तियन ने बिना किसी संदर्भ के कहा, फिर अपना हाथ जांग यी की ओर बढ़ाया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आज जो पाप तुमने किए हैं, उनका बदला सिर्फ मौत से दिया जा सकता है। जांग यी ने एम्परर शिर्तियन की कही बातों को सीधे तौर पर नहीं माना, लेकिन इसने जांग यी की जिंदगी के बारे में जो बताया, वो काफी सही था। इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। या तो सामने वाले ने जांग यी की जिंदगी की बहुत गहराई से जानकारी इकट्ठा की है, लेकिन यह मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि दुनिया के अंत से पहले जांग यी एक आम इंसान था, और जब से वह ताकतवर बना, ह्वाशु देश ने उसकी जानकारी को बाहर जाने से रोका। तो इसका मतलब सिर्फ दूसरा कारण हो सकता है। जैसे जांग यी की आंखों में सवाल दिखे, एम्परर शिर्तियन हल्का मुस्कुराया, जैसे भगवान आम लोगों पर दया कर रहे हों। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं साफ कह सकता हूं, मैं तुम्हारे पूरे अतीत को देख सकता हूं। यही है मेरी शक्ति, टाइम ओवरचर। मेरे सामने तुम पूरी तरह नंगे हो, जैसे पैदा हुए थे, बिना किसी राज के। समय की शक्ति से सिर्फ भविष्य नहीं, अतीत भी देखा जा सकता है। ये जांग यी समझ गया। जांग यी थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि दूसरे एलियन से लड़ते वक्त उनकी शक्ति को जानना बहुत जरूरी होता है, और यह काम काफी समय लेता है। लेकिन एम्परर शिर्तियन की यह शक्ति ये सब जानने का काम बहुत जल्दी कर देती है। बराता के सबसे ताकतवर इंसान ने आते ही अपनी असली शक्ति दिखा दी थी। जांग यी ने तंज कसते हुए कहा, तुमने बहुत ध्यान से देखा, लेकिन शायद तुम्हारी नजर कमजोर है,
इसलिए लोगों को सही से नहीं देख सकते। एम्परर शिर्तियन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम अब भी सच्चाई को मानने को तैयार नहीं हो, यह वाकई अफसोस की बात है। जांग यी ने गर्व से सिर उठाते हुए कहा, मैं तो सीधा उजाला और महान व्यक्ति हूं। यह सुनकर पास खड़ी लियांग यू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए सिर घुमाया और शैडो स्पेस में यंग शिनशिन, जो के और मू यान भी हंस पड़े। जांग यी के मन में कोई डर नहीं था। भले ही उसका अतीत कोई जान ले, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे 8 ट्राइब्स की ताकत का पहले से ही अच्छा अंदाजा था, खासकर उन 3 लोगों से लड़ने के बाद जिनमें गाओ चोंगकोंग भी था। उसे ये तो नहीं पता कि एम्परर शिर्तियन की ताकत कितनी है, लेकिन इतना तय है कि वो बिशप बी के स्तर से ज्यादा नहीं है। अगर जंग यी सावधानी बरते तो एम्परर को जीतने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एम्परर शिर्तियन ने धीमे से कहा, अगर मैं सिर्फ तुम्हारा अतीत देख सकूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर... उसके होंठों पर मुस्कान गहरी हो गई, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बच्चे को देख रहा हो। अगर मैं तुम्हारा भविष्य देख सकूं? इस बात पर जांग यी हंस पड़ा। मेरा भविष्य देख सकते हो? जांग यी की बाईं आंख में हल्की रोशनी बह रही थी। हां, वो भी भविष्य देख सकता है, भले ही सिर्फ 3 सेकंड का। जांग यी की बाईं आंख में 3 सेकंड बाद का भविष्य देखने की शक्ति है। लेकिन अब जब एम्परर शिर्तियन ने यह कहा कि वह जांग यी का भविष्य देख सकता है, तो जांग यी को सच में थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अगर यह सच है तो यह ताकत उसके मुकाबले ज्यादा डरावनी है। जांग यी ने पूछा, तो बताओ मेरा भविष्य क्या है? एम्परर शिर्तियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम 3 सेकंड के बाद मर जाओगे। जांग यी हंस पड़ा, लेकिन चेहरे पर हल्का तनाव भी आ गया। यह सिर्फ एक धमकी थी या भविष्यवाणी, वो जान नहीं पाया। उसने अपनी चेतना को तेज किया और अपने चारों ओर की ताकत को महसूस करने लगा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। जांग यी की आंखों में मजाक उड़ाने वाली चमक आ गई। लगता है तुम्हारी घड़ी थोड़ा पीछे चल रही है। एम्परर शिर्तियन अभी भी मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब यह नहीं कि भविष्यवाणी गलत थी, यह सिर्फ तुम्हारे विकल्पों का नतीजा है। जब तुमने अपनी चेतना बढ़ाई, शक्ति इकट्ठी की, तुमने उस रास्ते को बदल दिया जिस पर तुम चल रहे थे। यही है समय की ताकत। जांग यी थोड़ा चौंक गया। एम्परर ने फिर कहा, समय की लहरें तय नहीं होती, तुम्हारे हर छोटे फैसले से भविष्य बदलता है, लेकिन मैं हर संभावना को देख सकता हूं, तुम्हारे हर एक कदम को। जांग यी ने गंभीर होकर कहा, मतलब तुम समय की हर लाइन देख सकते हो, लेकिन क्या उन सब पर चल सकते हो? एम्परर शिर्तियन ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ देख सकता हूं, चुन नहीं सकता। लेकिन तुम सिर्फ अपने रास्ते पर चल सकते हो, देख नहीं सकते। जांग यी ने ठंडी आवाज में कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम सिर्फ एक दर्शक हो, मैं खिलाड़ी हूं। एम्परर शिर्तियन मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। जांग यी ने अपनी डिवाइन रिफाइनिंग को एक हाथ में लिया और हल्के से बोला, तो अब देखते हैं कि भविष्य किसका सही निकलता है। जांग यी और एम्परर शिर्तियन एक दूसरे के सामने हवा में खड़े थे। दोनों की आंखों में अब हल्की सीरियसनेस थी। जांग यी जानता था कि इस बार का मुकाबला किसी आम दुश्मन से नहीं है, यह एक ऐसा इंसान था जो भविष्य देख सकता है। चलो फिर देखता हूं कि तुम्हारी भविष्यवाणी कितनी सच्ची है, जांग यी ने कहा और अपनी डिवाइन रिफाइनिंग बंदूक को सीधा एम्परर शिर्तियन की ओर ताना। एम्परर शिर्तियन ने एक कदम पीछे हटते हुए अपनी गोल्डन अम्ब्रेला को घुमाया और एक गोल्डन सर्कल उसके चारों ओर फैल गया। समय की ताकत हवा में महसूस हो रही थी। जांग यी ने गोली चलाई। एक काली वॉइड एनर्जी की किरण एम्परर की तरफ बढ़ी, लेकिन उस किरण ने जैसे ही एम्परर शिर्तियन के गोल्डन सर्कल को छुआ, वो अचानक गायब हो गई। जांग यी चौंका नहीं। अच्छा, तो तुमने मेरी गोली को फ्यूचर में शिफ्ट कर दिया। एम्परर शिर्तियन ने हल्की हंसी में जवाब दिया, तुम बहुत तेज हो, लेकिन मेरी अम्ब्रेला हर वो चीज देख सकती है जो 3 सेकंड बाद होगी। तो ठीक है, जांग यी बोला और उसने 3 गोलियां एक साथ चलाईं। एम्परर ने अम्ब्रेला घुमाई, लेकिन इस बार जांग यी ने जगह बदल दी और एकदम पास आ गया। बूम! एक किक एम्परर के सीने पर लगी और वो कुछ मीटर पीछे जा गिरा। तुमने सिर्फ गोलियों का फ्यूचर देखा, मेरा नहीं, जांग यी ने मुस्कुराते हुए कहा। एम्परर उठ गया, उसकी मुस्कुराहट गायब नहीं हुई। बहुत चालाक हो, लेकिन क्या तुम हर बार टाइम के खिलाफ जीत पाओगे?
अचानक एम्परर ने अपनी अम्ब्रेला घुमाई और 4 अलग अलग गोल्डन क्लोन्स हवा में प्रकट हुए। हर एक क्लोन एक अलग समय में जंग यी को अटैक करता। जंग यी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी स्पेस और टाइम की ताकत एक साथ एक्टिवेट की। ऑल थिंग्स ट्रेसिंग, एब्सोल्यूट सिंक। हर एक हमले की डायरेक्शन जंग यी को पहले ही पता चल गई। बूम बूम बूम। जंग यी ने एक एक करके सभी क्लोन्स को तोड़ दिया और एक बार फिर एम्परर के सामने खड़ा हो गया। समय देखने से ज्यादा जरूरी है समय को समझना, जंग यी ने कहा। एम्परर शिर्तियन पहली बार थोड़ा सीरियस दिखा। तुम मजाक नहीं हो कैओस, जंग यी ने जवाब दिया, और तुम भी नहीं, लेकिन आज मैं ही जीतूंगा। एम्परर शिर्तियन की बात सुनकर जंग यी ने उसकी तरफ देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। तुम मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हो? जंग यी ने कहा। माफ करना, लेकिन तुम ना तो भगवान हो और न ही कोई मनोवैज्ञानिक। तुम्हारी वो सुनहरी सीढ़ियां और छाते सिर्फ दिखावे हैं। शिर्तियन की मुस्कान हल्की सी गहरी हुई। मेरे शब्दों से तुम हिल गए, इसका मतलब है कि मैं सही हूं। जंग यी ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारे जैसे लोग सोचते हैं कि हर कोई तुम्हारे जैसे सोचता है, लेकिन तुम मेरी दुनिया को नहीं समझ सकते। शिर्तियन चुप हो गया, पर वो मुस्कुरा रहा था। चारों तरफ का समय धीरे धीरे धीमा पड़ गया। हवा थम गई, ध्वनि रुक गई, सब कुछ जैसे ठहर गया हो। जंग यी को पता था कि यह उसकी टाइम एबिलिटी है। उसने भी अपनी स्पेस एबिलिटी को एक्टिव किया और दोनों के बीच की जगह को स्थिर कर दिया। तुम मुझे रोक नहीं सकते, जंग यी ने कहा। तुम्हारी यह शक्ति मेरे लिए काम नहीं करेगी। शिर्तियन की आंखें हल्के से चमकीं। मुझे तुम्हें मारने की जल्दी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपने अंदर की सच्चाई से डरने लगो। तुमने कितने युद्ध लड़े हैं? जंग यी ने पूछा। कितनी बार तुमने अपने देश के लिए जान देने की हिम्मत दिखाई? शिर्तियन चुप रहा। जंग यी ने कहा, तुम्हारी भविष्यवाणी की शक्ति तुम्हें भगवान नहीं बनाती, यह तुम्हें एक दर्शक बनाती है, और मैं खिलाड़ी हूं। शिर्तियन ने धीरे से सिर हिलाया। शायद, लेकिन हर खिलाड़ी का अंत होता है, और तुम्हारा अंत यहां है। जंग यी ने अपनी डिवाइन वेपन को उठाया। तो आओ, देखते हैं तुम्हारी भविष्यवाणी कितनी सच्ची है। जंग यी की मुस्कान धीरे धीरे फैल गई। ओह, सच में? लेकिन माफ करना, मेरी जान लेने की चाहत तो बहुत लोगों ने रखी, पर अब तक कोई कर नहीं पाया। एम्परर शिर्तियन अब भी मुस्कुरा रहा था। जंग यी, क्या तुम्हें लगता है कि जब तक तुम जाना चाहो, इस दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? जंग यी ने उसका नाम सुनकर हल्का सा भौहें चढ़ाईं, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। एम्परर शिर्तियन ने हल्की हंसी के साथ टियनलुओ अम्ब्रेला को घुमाया, 7 सुनहरी सीढ़ियों पर कदम बढ़ाते हुए धीरे से बोला, तुम एक साधारण पृष्ठभूमि से हो, समाज के सबसे निचले स्तर से, लेकिन तुम्हारे अंदर अचानक आई जबरदस्त ताकत ने तुम्हारी असली फितरत नहीं बदली। तुम अंदर से अब भी डरे हुए हो, हीन भावना से भरे, डरपोक और असुरक्षित। तुम स्पेस डोर को एक किला बनाकर उसमें खुद को बंद रखते हो, क्योंकि तुम्हें बाहर की सच्चाई से डर लगता है। तुम किसी से प्यार नहीं करते, किसी पर भरोसा नहीं करते। तुम ठंडे दिल वाले हो, खुदगर्ज और घमंडी। तुम्हें मिली ताकत ने तुम्हें अंधा बना दिया है, और अब तुम हर जगह खुद को साबित करने में लगे हो जैसे कोई नया अमीर। इसलिए तुम यहां आए। तुम्हारे पास टाइम और स्पेस की शक्ति है, और तुमने सोचा कि तुम भारता में आओगे और कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। एम्परर शिर्तियन की आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों ने जंग यी के चेहरे को गंभीर कर दिया। एम्परर शिर्तियन मुस्कुराया। उसकी आवाज अब भी शांत थी, जैसे कोई शिक्षक अपने छात्र से बात कर रहा हो। जंग यी, तुम खुद को बहुत समझदार समझते हो, लेकिन तुम अभी भी उस डरपोक बच्चे जैसे हो जो हमेशा खुद को सबसे तेज समझता है, लेकिन गहराई में बहुत अकेला होता है। जंग यी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब हल्की सी चौंकाहट थी। यह आदमी उसे इस तरह कैसे समझ सकता है? तुम जो कर रहे हो वह सिर्फ अपने डर को छुपाने की कोशिश है, एम्परर शिर्तियन ने कहा। तुम सोचते हो कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन क्या तुम जानते हो जब तुम अकेले रह जाते हो तब भी तुम्हारी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। जंग यी ने हंसते हुए कहा, और तुम क्या करोगे? मुझे भाषण देकर हराना चाहते हो? शिर्तियन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने अम्ब्रेला को घुमाया और चारों ओर का समय धीरे धीरे रुकने लगा। चारों तरफ सब कुछ जैसे थम गया हो।
पक्षी उड़ते हुए रुक गए, हवा थम गई और जांग यी को लगा कि उसका शरीर भी धीरे धीरे भारी हो रहा है। जांग यी ने गहरी सांस ली। तुम समय को नियंत्रित कर सकते हो, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी स्पेस की ताकत इसे तोड़ सकती है। उसने एक जेस्चर किया और उसके चारों ओर का स्पेस फटने लगा। एक दरार खुली जिससे लाइट निकलने लगी। शिर्टियन ने सिर हिलाया। तुम शायद सोचते हो कि तुम्हारे पास अभी भी रास्ता है, लेकिन तुम इस बार गलत हो। अचानक जांग यी के दिमाग में एक तेज झटका हुआ। यह कुछ साइकिक हमला जैसा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, जांग यी ने कहा। मैं कमजोर नहीं हूं। शिर्टियन पहली बार थोड़ा गंभीर दिखा। मैं जानता हूं, लेकिन तुम अकेले हो और यह सबसे बड़ा सच है, जांग यी। उसने हाथ बढ़ाया और हवा में एक गोल्डन सिंबल बना। जांग यी ने देखा कि उस चिन्ह से एनर्जी निकल रही थी। यह क्या है? जांग यी ने पूछा। भविष्य, शिर्टियन ने जवाब दिया। और उस मोमेंट में जांग यी को एक विजन आया। सिटीज जल रही थीं, स्काई में अजीब मॉन्स्टर्स उड़ रहे थे और मानवता फिर से खतरे में थी। शिर्टियन की आवाज गूंजी, यह होगा अगर तुम यही रास्ता चुनते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे बदलो। जांग यी की आंखों में सोच थी। क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? शिर्टियन ने धीरे से कहा। अगर तुम सच में दुनिया को बचाना चाहते हो तो हां, मैं तुम्हारी मदद करूंगा,